हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जैसा हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया कि भारत में उष्णकटिबंधीय मॉनसून जलवायु पाई जाती है और इस क्लाइमेट को हम दो आधार पर देखने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट को। एक तो सीजन्स के बेसिस पर, ऋतुओं के आधार पर, और दूसरा हम देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स। और क्लाइमेटिक रीजन्स या जलवायु प्रदेश जो हम देखेंगे वो हम कोपेन के जलवायु प्रदेश देखेंगे, क्योंकि कोपेन का ही जलवायु प्रदेश सबसे फेमस है। और एनसीईआरटीज वगैरह में और राजस्थान की जो वो है बोर्ड्स की बुक्स जो हैं उसमें कोपेन का ही वर्गीकरण दे रखा है, इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस सीजन्स में हमने विंटर की, शीत ऋतु की जलवायु परिस्थितियां ऑलरेडी देख ली है। ग्रीष्म ऋतु की या समर सीजन की भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने देख ली है। आज की क्लास में हम दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु को देखेंगे और उसकी जलवायु परिस्थितियों को देखेंगे, और रिट्रीटिंग मानसून या मानसून के निवर्तन की जो ऋतु है उसकी जलवायु को देखेंगे। तो ये दो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे, जिसके साथ हमारा सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ऋतुगत आधार पर जो जलवायु परिस्थितियां देखनी थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और उसी के साथ हमारा जलवायु वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। ये देखें, उससे पहले लास्ट क्लास में हमने ग्रीष्म ऋतु डिस्कस की थी, समर सीजन। और समर सीजन में हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स समर सीजन में होती हैं, और लू जैसी स्थानीय पवनें भी चलती हैं। और कुछ एक क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा होती है, मानसून पूर्व वर्षा, जैसे चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर या आम्र वर्षा। उसके साथ साथ कुछ एक क्षेत्रों में वज्र तूफान या थंडरस्टॉर्म आते हैं, जिन्हें कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी का प्रभाव रहता है वेस्ट बंगाल और असम में, और असम में काल बैसाखी को बारदोली छीड़ा कहते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ऋतु है ये कौन से महीने में बनती है और क्या इसकी विशेषता है। तो ये जो सीजन है जून, जुलाई, अगस्त के दौरान यही सीजन पाया जाता है, यही ऋतु पाई जाती है। और वास्तव में ये ऋतु जो है ये भारत की वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु, या इसे हम इंडिया का रेनी सीजन भी कह सकते हैं। रेनी सीजन इसलिए क्योंकि इंडिया में जो वर्षा होती है पूरे साल में, एनुअल रेनफॉल जो होती है, एनुअल रेनफॉल का वार्षिक वर्षा का 80% भाग इसी सीजन में जून, जुलाई, अगस्त के दौरान प्राप्त होती है। इसीलिए ये इंडिया की मानसून जलवायु वर्षा या मानसून वर्षा वाला क्षेत्र या जलवायु वाला ऋतु माना जाता है। तो अब ये मानसून वाला जो सीजन है ये बनता क्यों है? क्योंकि इस सीजन के टाइम पर ITCZ जो है वो भारत पर स्थित होता है, भारत पर आकर स्थित हो जाता है। और जब ITCZ भारत पर आकर स्थित होता है तभी जेट स्ट्रीम जैसी पवनें, जो सदर्न ब्रांच थी जेट स्ट्रीम की, वो पूर्ण रूप से भारत से हट जाती है और भारत में, संपूर्ण भारत में वर्षा प्राप्त होती है। तो इस सीजन की सबसे खास बात और की पॉइंट यही है कि भारत का वर्षा ऋतु वाला सीजन है और 80% रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इसी सीजन में होती है। तो ये तो बेसिक्स हुए इस सीजन के। अब हम बात करेंगे इस सीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस में सबसे पहले टेम्परेचर कंडीशंस की या तापमान परिस्थितियों की। तो इस सीजन में जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं उसमें समताप रेखाएं जो भारत के मैप पे दर्शाई जाती हैं वो है 20 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा हिमालय के समानांतर चलती है उत्तर भारत में। तो 20, 25 और फिर यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जो चल रही है उत्तर पश्चिमी भारत में। और जिस तरह से 20, 25 और 30 डिग्री की समताप रेखाएं आइसोथर्म लाइंस नॉर्थ इंडिया में है, वैसी ही आइसोथर्म लाइंस आपको साउथ इंडिया में भी देखने को मिलती है 20, 25 और 30 डिग्री सेल्सियस की। इसको हम अगर सिंपली ड्रॉ करें, इसमें अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो सिंपल सा ड्रॉ इस तरह से किया जा सकता है। आपको बस 20, 25, 30 याद रखना है। उत्तर भारत में भी 20, 25, 30 और दक्षिण भारत में भी 20, 25, 30। तो देखिए, उत्तर भारत में 20, 25 और 30 और दक्षिण भारत में भी 20, 25 और 30। ये याद रखना आपको, 20, 25, 30, 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइंस या समताप रेखाएं। तो भारत में तापमान परिस्थितियां हमें लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या कुछ एक क्षेत्रों में 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इतना टेम्परेचर कंडीशंस इंडिया में होती हैं।
तो इस ऋतु के शुरुआत में तापमान उच्च होता है, हाई होता है टेम्परेचर, पर जब वर्षा प्राप्त होती है तो वर्षा के बाद थोड़ा सा तापमान कम हो जाता है। तो वर्षा के बाद तापमान में 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ जाती है, कम हो जाता है टेम्परेचर। जितना भी, जहां पर भी जितना भी टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए किसी जगह 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बारिश के बाद वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जितने भी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है फर्स्ट रेनफॉल के बाद या वर्षा के बाद। तो इस तरह से ये सीजन की मेन चीज है। हालांकि तापमान उच्च ही होता है, उच्च तापमान केवल वर्षा के बाद थोड़ा सा कम होता है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशंस, जैसे हमने समर सीजन में देखा था 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कंडीशंस थी, इस सीजन में भी वही 30 के आसपास टेम्परेचर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब देखिए, इस ऋतु में तापमान उच्च होने का कारण ये भी है कि ITC-Z भारत पे आ चुका है। ITC-Z भारत पर है, इसका मतलब सूर्य की सीधी किरणें जो हैं, डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस, वो इंडिया को रिसीव हो रही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर सन है, तो सन की डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस इंडिया को प्राप्त होती है इस सीजन के टाइम पर। इसलिए ये सीजन जो है ये हाई टेम्परेचर वाला सीजन ही है। अब उसके बाद यदि हम देखें, इस सीजन में टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर इसमें लो होगा। पर आइसोथर्म लाइंस कैसी होंगी, समताप रेखाएं कौन कौन सी बनेंगी, तो जिस तरह से हमने ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाएं देखी थी, आइसोथर्म लाइंस 997 से लेकर 1009 MB की, वही आइसोबार लाइंस आपको इस सीजन में देखने को मिलती है। तो दाब परिस्थितियां जो हैं वो हमें लो प्रेशर कंडीशन ही देखने को मिलती है। 997 MB से लेकर 1009 MB तक इंडिया में प्रेशर होता है। सेम जो हमने समर सीजन में ड्रॉ किया था, तो समर सीजन के एंडिंग में और इस सीजन के बिगनिंग में लगभग ये सेम प्रेशर कंडीशंस रहती हैं, तो डायग्राम दोनों का सेम ही बनेगा। तो इस सीजन में लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं 1009 MB की। प्लस इस सीजन में जो भी चीज आप समझाएं, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह, सब में आपको ITC-Z का मेंशन करना है या कर सकते हैं। तो प्रेशर कंडीशंस में अगर देखें तो इंडिया पर आकर स्थापित हो जाती है ITC-Z। ITC-Z वास्तव में है क्या, एक लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न दाब की पेटी है। ये एक जो हम पहले प्रेशर बेल्ट्स कर चुके हैं उसमें आपने देखा ये एक लो प्रेशर बेल्ट होती है ITC-Z, और कुछ नहीं है। तो भारत पर ITC-Z के रूप में एक लो प्रेशर की बेल्ट आकर स्थापित हो जाती है, निम्न दाब की पेटी, इसे निम्न दाब द्रोणी भी कहा जाता है, निम्न दाब द्रोणी। तो ITC-Z के रूप में भारत पर निम्न दाब द्रोणी जो है वो स्थित होती है, लो प्रेशर ट्रो कहा जाता है इसको इंग्लिश में, लो प्रेशर ट्रो। और यही निम्न दाब जो है ये आसपास के क्षेत्रों में जो भी प्रमुख पवनें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लो प्रेशर क्या करता है, खींचता है पवनों को अपनी तरफ। तो इस लो प्रेशर की वजह से इंडिया की तरफ खिंचती चली आती है पवनें, और वो पवनें जो है वो वर्षा लेकर आती हैं। तो ITC-Z के रूप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर की बेल्ट या निम्न दाब की द्रोणी या लो प्रेशर ट्रो इंडिया पर स्थित होता है, और 997 MB से लेकर 1009 MB के बीच में इंडिया में प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है लगभग। फिर उसके बाद प्रेशर के बाद अगर हम देखें इस सीजन में विंड्स कौन सी चलती है इंडिया में, तो देखिए पवनें जो हैं वैसे तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ही चलती है इंडिया में, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, और मानसून पवनें चलती हैं ये साउथ वेस्ट वाली, इसीलिए तो इस सीजन का नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स चलती है, बट ये विंड्स होती क्या है, कहाँ से आती है, वो समझना भी जरूरी है। तो यदि हम देखें तो ये मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया में ITC-Z आकर स्थापित हो चुका है, और ITC-Z जब इंडिया पे आ गया है तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी। ये मान लीजिए इंडिया के नीचे 0 डिग्री है विषुवत रेखा, और इंडिया के ऊपर क्योंकि ITC-Z आकर स्थापित हो चुका है, ITC-Z, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ स्थापित है ITC-Z, 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। सदर्न हेमिस्फेयर में STHPB स्थित है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ये 10 से 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस STHPB से इस ITC-Z की तरफ विंड्स चलती हैं, पवनें चलती हैं,
जो कि जब सदर्न हेमिस्फेयर में होती है तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है, बाईं ओर मुड़ती हैं, और जैसे ही ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती हैं उत्तरी गोलार्ध में, वैसे ही ये राइट साइड टर्न होके भारत की तरफ इस तरह से चलने लगती है। सो पहले ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही थी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर होते ही राइट साइड में टर्न हो गई। राइट साइड में टर्न होते ही ये क्या बन गई, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें बन गई। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो इंडिया की तरफ चल रही हैं, ये पवनें भारत में मॉइस्चर लेकर आती हैं, नमी लेकर आती हैं, और ये आर्द्रता युक्त पवनें जो हैं यही भारत में वर्षा करवाती हैं। तो इस सीजन में जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें चल रही हैं वो वास्तव में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं, जो हेमिस्फेयर चेंज करके गोलार्ध को बदलकर इंडिया की तरफ आती हैं, क्योंकि ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इन पवनों का मुख्यतः प्रभाव भारत पर देखने को मिलता है, और यही पवनें जो हैं आर्द्रता युक्त होने के कारण भारत में वर्षा करती हैं काफी भारी। तो ये विंड्स देख लिया हमने। पवनों के बाद अब हम बात करें कि मॉनसून वर्षा किस तरह से होती है और क्या होती है। तो ये आर्द्रता युक्त पवनें होती हैं, इसीलिए इस सीजन में हमारे यहाँ पर काफी अधिक वर्षा प्राप्त होती है, और लगभग वार्षिक वर्षा का 80% भाग इसी सीजन में हमें प्राप्त होता है, वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के माध्यम से। ये जो वर्षा हो रही है, ये वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से जब इस सीजन में सबसे पहले वर्षा स्टार्ट होती है, शुरू होती है जब, तो प्रारंभ में सबसे पहली वर्षा जब स्टार्ट होती है इंडिया में, तो वो एकदम से अचानक से आंधी तूफान और बादल के गरजने और बिजली के कड़कने के साथ वर्षा प्रारंभ होती है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ एकदम से बारिश शुरू होती है, और वो जो सडन बारिश शुरू होना होता है, एकदम से रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, सडनली बारिश बहुत तेज होती है, तो उसे कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून, हिंदी में उसे कहा जाता है मॉनसून का प्रस्फोट, मॉनसून प्रस्फोट। तो ये जो मॉनसून प्रस्फोट टर्म है या बर्स्ट ऑफ मॉनसून है, ये आपके 2 मार्क्स में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो मॉनसून का प्रस्फोट किसे कहा जाता है, जब मॉनसून ऋतु में सबसे पहले वर्षा बादल के गरजने और बिजली के कड़कने के साथ जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, तो उसे कहा जाता है मॉनसून का प्रस्फोट या बर्स्ट ऑफ मॉनसून। और ये जो मॉनसून रेनफॉल इंडिया में रिसीव हो रही है, ये जून जुलाई अगस्त के महीने में प्राप्त होती है, पर हर एक क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती है ये रेनफॉल। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसमें 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में वर्षा शुरू हो जाती है। और इंडिया का जो मेनलैंड है, द्वीपों पर तो 25 मई के आसपास शुरू हो जाती है। मुख्य भूभाग जो है भारत का, उसमें सबसे पहले वर्षा होती है मलाबार तट पर। मलाबार तट मतलब केरल का जो कोस्टल रीजन है, वहां सबसे पहले बारिश शुरू होती है, और वो शुरू होती है 1 जून को। तो 1 जून को इंडिया के मुख्य भूभाग में वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और उसी 1 जून को शाम होते होते बारिश उत्तर पूर्वी भारत में भी होने लगती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम वाला कुछ भाग, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाती है सेम तारीख को, 1 जून को ही। पर पहले कहाँ होती है, पहले सुबह मलाबार तट में होती है, और शाम होते होते उत्तर पूर्वी राज्यों में भी होने लगती है। फिर 5 जून के आसपास प्रायद्वीपीय भारत का आधा भाग जो है वो वर्षा स्टार्ट हो जाती है हाफ पार्ट में। मतलब 5 जून तक मॉनसून कवर कर लेता है हाफ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं 5 जून तक। मतलब 5 जून तक वर्षा शुरू हो जाती है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो 1 जून को एंटर किया रेनफॉल ने मलाबार तट में और उत्तर पूर्वी राज्यों में, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वाले पार्ट में। 5 जून को पेनिनसुलर इंडिया का हाफ पार्ट कवर हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पूरा कवर हो गया। उसके बाद 10 जून को वर्षा प्रारंभ हो जाती है मुंबई में, महाराष्ट्र, यहाँ पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उसके साथ साथ बिहार में 10 जून के आसपास इन सब राज्यों में वर्षा शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद 15 जून को वर्षा जो है उसका आगमन होता है गुजरात में। ये देखिए राजस्थान, जहां कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो राजस्थान में भी वर्षा प्रवेश करती है कितनी तारीख से, 15 जून से। और फिर ये वर्षा एमपी में भी शुरू हो जाती है और यूपी में भी शुरू हो जाती है।
तो एमपी, यूपी, गुजरात, राजस्थान, इनमें वर्षा शुरू हो जाती है 15 जून से, और 1 जुलाई से वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है बिल्कुल पश्चिमी कच्छ का जो प्रायद्वीप है, कच्छ पेनिनसुला, वहां पर, पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब हरियाणा में, यहाँ शुरू हो जाती है 1 जुलाई से। और 15 जुलाई होते होते ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो जाता है, सब जगह थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इंडिया में जो वर्षा होना प्रारंभ होती है वो 25 मई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से वर्षा होना प्रारंभ होती है और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में वर्षा होने लगती है। तो 25 से 15 जुलाई के बीच में इन मॉनसून पवनों ने पूरा इंडिया कवर कर लिया, वहां पे बारिश कर रही है। खास आपके लिए राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में वर्षा कब से प्रारंभ होती है, कौन सी तारीख से, तो 15 जून से राजस्थान में रेनफॉल शुरू हो जाती है। इंडिया के मेनलैंड में कब से होती है, तो 1 जून से होती है। कहां से, मलाबार तट से। और संपूर्ण भारत में 25 मई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से वर्षा प्रारंभ होती है। तो मॉनसून ऋतु में आपको ये मॉनसून का जो आगमन की तिथियां हैं, मतलब डेट ऑफ अराइवल ऑफ मॉनसून, ये 25, 1, 5 जून, 10 जून, ये इसका एक मैप बनाना जरूरी होता है जब भी इस सीजन को डिफाइन करते हैं तब। अब ये जो मॉनसून की जो ये डेट्स है अराइवल ऑफ मॉनसून की, मॉनसून के आगमन की तिथियां, इसमें थोड़े बहुत अभी रिसेंटली इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, भारत के मौसम विभाग जो है, उन्होंने, मौसम विभाग ने नई डेट्स जारी की हैं 2020 में, 2020 में। और ये जो नई डेट्स हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत रीजनल बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस है। बाकी मलाबार तट पे तो वही 1 जून से ही वर्षा प्रारंभ होती है, पर कुछ एक स्थानों पर थोड़े बहुत डेट में डिफरेंस है। स्पेशली राजस्थान में जो वर्षा का आगमन है उसकी डेट में थोड़ा सा चेंज हो गया है। और राजस्थान में वर्षा के आगमन में अब जो है 15 जून को वर्षा का आगमन नहीं माना जाता राजस्थान में, 1 जुलाई से वर्षा का आगमन माना जाता है। तो थोड़ी बहुत डेट्स चेंज हुई हैं, बाकी अभी तक जितनी जो डेट चल रही थी वो ये वाली है, इतने सालों से जो चल रही थी। तो अब देखिए ये अराइवल ऑफ मॉनसून और बर्स्ट ऑफ मॉनसून, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए बर्स्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का प्रस्फोट, मतलब अचानक से मॉनसून वर्षा जब सबसे पहले शुरू होती है उसको बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। 25 मई से वर्षा अंडमान निकोबार में शुरू होती है, 1 जून से मलाबार तट में, 15 जून से राजस्थान में। न्यू डेट क्या हो गई है, 1 जुलाई, राजस्थान के अंदर वर्षा के आगमन की। नई डेट का मैप देखिए, नॉर्मल ऑनसेट प्रोग्रेस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, एग्जिस्टिंग डेट्स तो आपको ये रेड डॉट से दिख रही है, न्यू डेट्स जो है वो ब्लैक लाइन से आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ डेट्स में कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आप अगर देखें मलाबार तट में वही 1 जून से ही वर्षा शुरू हो रही है, ये ब्लैक लाइन जो है ये नया डेटा है, तो वही 1 जून से ही वर्षा प्रारंभ हो रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैसे तो 25 मई के आसपास शुरू होती है, ये 25 मई पहले वाला, और अब जो है 26 मई कर दी, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हम राजस्थान का देखते हैं स्पेसिफिकली, ये जो रेड कलर की लाइन है जिसको हम वर्षा का आगमन मानते थे राजस्थान में, वो पहले 15 जून थी, जो कि अब बदलकर हो चुकी है 1 जुलाई। 1 जुलाई, तो राजस्थान में वर्षा के आगमन की तिथि में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो ये 1 जुलाई कर दी गई है। और पूरा पश्चिमी राजस्थान कब कवर हो जाता है, 8 जुलाई तक। तो ये न्यू डेट्स हैं, ये न्यू डेट्स का मैप है। और क्योंकि 2020 में अभी ये डेट्स चेंज हुई हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की मतलब संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। अब भारत में ये जो वर्षा हो रही है मॉनसून पवनों से, ये 2 शाखाओं के द्वारा हो रही है, 2 ब्रांचेस हैं मॉनसून की जिनके थ्रू ये वर्षा प्राप्त हो रही है। अब ये कौन सी ब्रांचेस हैं वो देखिए, एक तो है अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर की शाखा मॉनसून पवनों की, दूसरी है मॉनसून पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच में 3 सब ब्रांचेस हैं, 3 उप शाखाएं हैं, जिसमें सबसे उत्तरी शाखा का नाम है हिमाचल शाखा, बीच वाली जो शाखा है ब्रांच, मिडिल ब्रांच जिसको कहते हैं मध्य शाखा, उसका नाम है छोटा नागपुर शाखा, और सबसे दक्षिणी शाखा जो है उसका नाम है पश्चिमी घाट शाखा या वेस्टर्न घाट ब्रांच। तो ये 3 सब ब्रांचेस हैं। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसकी 2 सब ब्रांचेस हैं, जिसमें है उत्तरी मैदानी शाखा और पूर्वी शाखा। तो इस तरह से इनको सब ब्रांचेस में भी बांटा गया है, उप शाखाओं में, और इनकी जो उप शाखाएं हैं उनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अरेबियन सी, अरब सागर की उपशाखाओं को, इनको डिस्कस करेंगे तीनों को, हिमाचल, छोटा नागपुर और पश्चिमी घाट शाखा। अब देखिए
इन शाखाओं को डिस्कस करें उसके लिए आपको कुछ माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये है हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन। ये है अरावली पर्वत, अरावली। ये है विंध्याचल, ये है सतपुरा और ये है वेस्टर्न घाट। तो ये कुछ पर्वत हैं। अब देखिए मॉनसून पवनों की शाखा को देखते हैं, ब्रांचेस को। तो सबसे पहले यदि देखें तो ये अरेबियन सी जो है इसमें से 3 ब्रांचेस निकलकर और भारत की तरफ जाती हैं, और जो 3 ब्रांचेस जाती है उनके नाम हैं। एक शाखा जो यहाँ से होते हुए गुजरती है, ये वाली ब्रांच जो जाती है काठियावाड़ और कच्छ प्रायद्वीप से होते हुए वेस्टर्न राजस्थान को क्रॉस करके और पंजाब हरियाणा तक जो जाती है, इस ब्रांच को कहा जाता है हिमाचल शाखा। यह है हिमाचल शाखा, हिमाचल ब्रांच। इस हिमाचल शाखा का एक और नाम है, इसे उत्तरी शाखा भी कहा जाता है, नदन ब्रांच भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस नदन ब्रांच को डिस्कस करते हैं। तो ये जो नदन ब्रांच है, नदन ब्रांच उत्तरी शाखा, ये उत्तरी शाखा मुख्यतः काठियावाड़ प्रायद्वीप से, काठियावाड़ पेनिनसुला जो है वहां से इंडिया में एंटर करती है अरब सागर से, और कच्छ के प्रायद्वीप को भी क्रॉस करती है। कच्छ जो पेनिनसुला है, तो कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप से होते हुए ये जाती है पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में जब ये जाती है शाखा, तो ये अरावली पर्वत के समानांतर चलती है, बिल्कुल पैरेलल चलती है, जैसा कि आपको यहाँ ये डायग्राम में दिख रहा है, बिल्कुल समानांतर चलते हुए ये जा रही है। तो ये शाखा क्योंकि अरावली पर्वत के समानांतर चल रही है, इसलिए अरावली माउंटेन इसको रोकता नहीं है, और रोक नहीं पाता तो ये बिना वर्षा किए, बहुत कम बारिश किए सीधी निकल जाती है पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से और पंजाब हरियाणा की तरफ चले जाती है। तो पैरेलल लोकेटेड है इसके, पैरेलल टू अरावली माउंटेन, या अरावली पर्वत के समानांतर स्थित है, जिसकी वजह से बहुत कम बारिश करती है। और जब ये शाखा पंजाब और हरियाणा में जाती है, तो पंजाब हरियाणा में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है, बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है उससे मिलती है। अब कौन सी शाखा से मिलती है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी की एक शाखा यहाँ से आती है जिसे कहते हैं उत्तरी मैदानी शाखा। उस उत्तरी मैदानी शाखा से ये जाकर मिलती है अरेबियन सी ब्रांच की, ये सबसे उत्तरी शाखा जिसे हिमाचल शाखा कहते हैं, ये मिलती है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। जब दोनों शाखाएं ब्रांचेस मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल वाली भी और ये अरेबियन सी की ये वाली सब ब्रांच, ये दोनों शाखाएं मिलकर और बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्रबल हो जाती है, क्योंकि दोनों में मॉइस्चर होता है और दोनों बहुत प्रबल होकर, और पश्चिमी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये वेस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट है, यहाँ काफी भारी बारिश करती है। खास तौर पर ये बारिश करती है धर्मशाला जो है उसमें, धर्मशाला नामक स्थान पे, और भी कई स्थान है पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में। तो यहाँ बहुत भारी बारिश होती है क्योंकि दोनों ब्रांचेस मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल की भी और अरेबियन सी की भी। तो ये है हिमाचल शाखा, हिमाचल ब्रांच। अब हम नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं, अरब सागर की दूसरी शाखा को डिस्कस करते हैं। और दूसरी शाखा जो है उसको कहा जाता है छोटा नागपुर शाखा या ब्रांच। और ये जो छोटा नागपुर शाखा है इसको मध्य शाखा या मिडिल ब्रांच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच वाले भाग से जाती है। अब देखिए ये जो मिडिल ब्रांच है छोटा नागपुर वाली, ये कहाँ से जाती है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में है नर्मदा भ्रंश घाटी, और सतपुरा और आगे अजंता के बीच में है तापी भ्रंश घाटी। तो ये वाली जो ब्रांच है ये नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होते हुए इंडिया में एंटर करती है, इन रिफ्ट वैली से होते हुए इंडिया में एंटर करती है। इन भ्रंश घाटियों से होते हुए ये सीधा जाती है और यहाँ छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन, वहां पर जाके ये वर्षा करती है, और आगे जाकर ये ब्रांच मिल जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। तो क्योंकि ये ब्रांच जो है ये मध्यवर्ती भारत में, सेंट्रल इंडिया में, खासतौर पर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और वहां पे बारिश कर रही है, इसलिए इसको छोटा नागपुर शाखा कहा जाता है। अब ये कहाँ पर मिलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है बिहार में। जैसे ये वाली मिल रही थी पंजाब हरियाणा में, वैसे ये मध्यवर्ती शाखा जो है ये बिहार में जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और बे ऑफ बंगाल की कौन सी ब्रांच से मिलती है, उत्तरी मैदानी शाखा से मिलती है।
तो ये हो गई दूसरी मिडिल ब्रांच जो है। तो ये नर्मदा और तापी, इनकी जो ब्रंच घाटी है रिफ्ट वैली उससे होकर गुजरती है। अगर इनकी ब्रंच घाटी नहीं होती तो शायद ये मानसून पवनों की शाखा सेंट्रल इंडिया में मध्यवर्ती भारत में प्रवेश नहीं कर पाती और शायद ये एरिया शुष्क रह जाता, ड्राई रह जाता। तो ये ब्रांच बारिश कहाँ करती है? सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे काफी सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, पठार हैं, वहां पर ये जाकर टकराती है मानसून विंड्स और वहां बारिश करती है अच्छी खासी। तो ये दूसरी ब्रांच हो गई। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर शाखा तो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे तीसरी शाखा की, थर्ड ब्रांच जो है वेस्टर्न घाट ब्रांच, पश्चिमी घाट शाखा। पश्चिमी घाट शाखा जो है ये यहाँ सबसे दक्षिण में देखने को मिलती है, सबसे सदर्न पार्ट है अरेबियन सी ब्रांच का। और ये जो है ये सीधे आकर टकराती है वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से, इसीलिए शाखा का नाम पश्चिमी घाट शाखा रखा गया है। हालांकि इसे अरब सागर की दक्षिणी शाखा भी कहा जाता है क्योंकि सबसे साउथ में ये नॉर्थ है ब्रांच, ये मिडल है और ये साउथ ब्रांच है, तो इसे सदर्न ब्रांच भी कह सकते हैं, दक्षिणी शाखा भी कह सकते हैं अरब सागर की। अब ये शाखा क्या करती है, जब ये वेस्टर्न घाट से टकराती है पश्चिमी घाट, तो ये मॉनसून विंड्स की ये ब्रांच जो है ये इस वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से टकराकर और सीधा ऊपर चढ़ती है और ये मॉइस्चर लेकर आती है अरेबियन सी से और ऊपर चढ़ जाती है। तो आर्द्रता युक्त पवनें जब ऊपर जाती हैं तो धीरे धीरे वो ठंडी होती हैं और ठंडी होने के कारण उनमें जो सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो धीरे धीरे 100% होने लग जाती है और जब वो 100% होती है तो ऊपर जाकर और बादल निर्माण होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बादल निर्माण से काफी भारी बारिश होती है। तो ये वेस्टर्न घाट की जो ब्रांच है, पश्चिमी घाट की शाखा, इस पश्चिमी घाट शाखा के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। उसके बाद क्योंकि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स पे ही, पश्चिमी ढाल पर ही काफी भारी बारिश हो गई, इसलिए जब ये पवनें थोड़ा बहुत आगे की तरफ जाती हैं और पूर्वी भाग की तरफ जाती हैं, ईस्टर्न स्लोप की तरफ वेस्टर्न घाट के, तो वहां वो बहुत कम बारिश कर पाती हैं और इसीलिए वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है वहां थोड़ी बहुत बारिश प्राप्त होती है, ज्यादा नहीं प्राप्त होती। और जब ये पवनें इधर ईस्टर्न स्लोप की तरफ आ रही होती है तो वो नीचे डिसेंड कर रही होती है, उतर रही होती है। नीचे उतरने वाली जो पवनें हैं, एक तो इनके पास मॉइस्चर वैसे ही कम हो चुका है, इसलिए बहुत ही थोड़ी हल्की सी बारिश की है, और फिर जब नीचे उतर रही है ये पवनें तो नीचे उतरते उतरते गर्म हो जाती है, इसलिए ये ज्यादा बारिश नहीं कर पाती वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे या पूर्वी ढाल पर। इसीलिए पश्चिमी घाट के पीछे की तरफ पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन जिसे कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन बनता है और इस रेन शैडो रीजन की वजह से ये जो पेनिनसुलर इंडिया का ये जो आंतरिक भाग है, यहाँ अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, सेमी एरिड कंडीशंस होती हैं। अब ये जो ऊपर चढ़ती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे, तो ये पवनें कितना ऊपर चढ़ती हैं, तो जितनी वेस्टर्न घाट की हाइट होगी, जहां पर जितना ऊंचा पर्वत होगा उतना ऊंचा चढ़ेगी, पर लगभग औसत स्तर पे एवरेज बेसिस पे देखें तो ये विंड्स पवनें जो ऊपर चढ़ती है ये 900 से 1200 मीटर के आसपास ऊपर चढ़ती हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे और फिर बारिश करती है। तो ये काफी भारी वर्षा करने वाली शाखा है, ये जो दक्षिणी शाखा है वेस्टर्न घाट ब्रांच, क्योंकि तट के बिल्कुल नजदीक है और कोस्ट के पास ही एक सतत पर्वत श्रेणी या कंटिन्यूस माउंटेन रेंज मिलने की वजह से वहीं पर वो मानसून विंड्स रुक जाती हैं और माउंटेन के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, पर्वत के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, जिसकी वजह से वर्षा प्राप्त होती है। पर्वत के बीच में आने से जो वर्षा प्राप्त होती है उसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा।
एक होती है संवहनीय वर्षा, जिसमें संवहन के माध्यम से कन्वेक्शन के थ्रू एयर ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादल बनाती है और बारिश करती है। और जहां पर पर्वत बीच में अवरोध के जैसे उत्पन्न होता है करता है, तो फिर वो पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है पवने, और जब पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है और फिर बारिश होती है तो उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में काफी भारी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है या पर्वतीय वर्षा होती है। और ये जो है सबसे ज्यादा वर्षा करती है अरब सागर की जितनी तीनों शाखाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट ब्रांच जो है वो भारी बारिश करती है। तो ये हो गई अरब सागर की शाखाएं, 3 शाखाएं हमने देख ली है। एक तो उत्तरी शाखा, एक ये मध्यवर्ती शाखा और ये दक्षिणी शाखा जिसे पश्चिमी घाट शाखा भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस बे ऑफ बंगाल की। और बंगाल की खाड़ी की जो 2 शाखाएं हैं, सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब जाती है तो वो भी इस तरह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। और ये जब बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है तो ये वैसे तो भारत में नहीं आती, क्योंकि ये भारत का जो पूर्वी तट है उसके समानांतर चल रही है, पैरेलल चलती है, तो इसीलिए पूर्वी तट के समानांतर चलते हुए सीधा आगे जा सकती थी बिना वर्षा किए। परंतु होता क्या है, यहाँ पर अराकन योमा पर्वत स्थित है। अराकन योमा पर्वत कौन से देश में है? म्यांमार में। तो अराकन योमा पर्वत से ये टकराती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और इंडिया की तरफ विक्षेपित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। तो ये भारत की तरफ मुड़ जाती है इसकी कुछ ब्रांच, और भारत की तरफ मुड़ते ही ये जाती है सीधा और हिमालय पर्वत से टकराती है। और इंडिया में एंटर कौन से राज्य से करती हैं? तो ये भारत में प्रवेश करती हैं पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से एंटर करती हैं। और पश्चिम बंगाल से जब ये प्रवेश करती हैं तो ये कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही हैं? आमतौर पर जितनी भी मानसून पवनें आप देख रहे हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं भारत की तरफ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है इंडिया की तरफ। जबकि ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जब इंडिया में एंटर करती है तो ये एंटर करती है दक्षिण पूर्वी दिशा से, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से इंडिया की तरफ एंटर करिए, साउथ ईस्ट से। तो दक्षिण पूर्वी दिशा से ये भारत में एंटर करती है और जैसे ही प्रवेश करती है सामने है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से टकराते ही 2 शाखाओं में बढ़ती है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसकी एक ब्रांच तो चले जाती है ये उत्तरी मैदान की तरफ, नदन ब्रांच जिसको कहते हैं, नदन प्लेन ब्रांच। एक शाखा तो मैदान की तरफ चलेगी और दूसरी शाखा जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ चली जाती, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। तो ये जो उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जाती है शाखा, इसकी एक उपशाखा मेघालय पठार की तरफ भी जाती, और इसीलिए मेघालय पठारी क्षेत्र में काफी भारी बारिश करती है ये पूर्वी शाखा, क्योंकि वहां पे पहाड़ियां हैं कीपाकार आकार की, मतलब कोन शेप की ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर ट्रैप हो जाती है, कैद हो जाती है वहीं पे मानसून पवनें, तो वहीं घूम घूम के काफी भारी बारिश करती है। तो मेघालय पठारी क्षेत्र में काफी भारी बारिश करती है ये पूर्वी शाखा, ईस्टर्न ब्रांच, और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें भी काफी अच्छी खासी बारिश करती है। और मेघालय पठारी क्षेत्र में जो बारिश होती है उसकी वजह से वहीं मेघालय पठारी क्षेत्र में ही मौसिनराम नाम का स्थान है, मौसिनराम। और इस मौसिनराम नाम के स्थान में काफी भारी वर्षा प्राप्त होती है और विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल मौसिनराम में रिसीव होती है। और एक और स्थान है यहाँ पर चेरापूंजी, जहां पर भी बहुत भारी वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। तो भारी वर्षा इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि ये जो शाखा ब्रांच जो यहाँ पे बारिश कर रही है वो तट के पास ही है, बिल्कुल तट से काफी ज्यादा मॉइस्चर नमी लेकर आती है और फिर वहीं पहाड़ियां मिल जाती है जिनकी वजह से काफी भारी बारिश होती है। फिर जो उत्तरी मैदानी शाखा है इस बंगाल की खाड़ी की, बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, नदन प्लेन ब्रांच है, इस उत्तरी मैदानी शाखा के कारण यहाँ गंगा के मैदान में और इस पर्टिकुलर एरिया में काफी भारी बारिश होती है। और यही जो शाखा है इसी का कुछ भाग जाकर टकराता है अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से, ईस्टर्न स्लोप से। और जब वो पूर्वी ढाल से टकराता है तो अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में भारी वर्षा प्राप्त होती है, जो कि है राजस्थान का पूर्वी भाग, वहां पर काफी अच्छी खासी वर्षा होती है। तो इस उत्तरी शाखा से या उत्तरी मैदानी शाखा से काफी भारी बारिश होती है उत्तरी मैदान में और राजस्थान के पूर्वी भाग में। फिर उसके अलावा
अब आप सोचेंगे कि अच्छा पूर्वी घाट में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिर भी बारिश होती है, पर कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र से तो समानांतर गुजर जाती है, पैरेलल गुजर जाती है मानसून विंड्स, इसलिए यहाँ ज्यादा कोई खास बारिश नहीं होती। बाकी कुछ एक क्षेत्र जो है, जैसे यहाँ पर, यहाँ अगर देखें तो यहाँ जल से स्थल की तरफ विंड्स आ रही है, तो ये थोड़ी बहुत फिर भी वर्षा कर देती हैं, तो ये कोस्टल रीजन पे ये वाली विंड्स तो बारिश कर देती हैं। पर इस सीजन में कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में कोई खास वर्षा प्राप्त नहीं होती। और कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में बारिश ना होने का कारण क्या है? तो कोरोमंडल तट पे बारिश इसलिए नहीं होती है, कोरोमंडल कोस्ट, वर्षा ना होने के दो कारण हैं। एक तो कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी घाट के, वेस्टर्न घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, रेन शैडो रीजन में, छाया क्षेत्र में। कैसे? ये पश्चिमी घाट के पीछे पड़ता है और पीछे की ओर पड़ता है, तो पश्चिमी घाट जो है ऊंचा पर्वत है जो मानसून पवनों को केवल पश्चिमी ढाल के पश्चिमी भाग पर ही वर्षा करने देता है, और जैसे ही विंड्स आती है ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट के, तो वो ड्राई हो चुकी होती है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट जो है रेन शैडो रीजन में है वेस्टर्न घाट के। और दूसरा कारण ये है कि जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जाती है, अरब सागर की शाखा जो है वो तो पश्चिमी घाट से टकराकर और वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाती है, पर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा पैरेलल या समानांतर चलती है, समानांतर चलती है किसके? कोरोमंडल तट के, तो इसलिए कोरोमंडल तट में बारिश नहीं होती। अरब सागर की शाखा के पीछे रह जाता है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में वेस्टर्न घाट के, और बंगाल की खाड़ी की शाखा इसके पैरेलल गुजर जाती है, इसलिए इस सीजन में बाकी ओवरऑल इंडिया में तो फिर भी बारिश होती है, ये एरिया ऐसा है जहां पे बारिश प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये ब्रांचेस आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये मेन चीजें हैं, इंडिया में जो ब्रांचेस से वर्षा होती है शाखाओं से, वो इन कारणों से यहाँ इन क्षेत्रों में होती है। अब देखिए भारत में जो वर्षा प्राप्त होती है इस सीजन में, उसका एक वर्षा का हम एक प्रॉपर मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, वितरण में यदि हम देखें, कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भारी वर्षा प्राप्त होती है, जैसे कि ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट वाला, मेघालय पठार वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले, ये वाले हिमालय वाले पार्ट, यहाँ पे भारी बारिश होती है। और यहाँ कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और बाकी इतना इंडिया का जितना भी क्षेत्र है, अधिकतम भाग जो है भारत का, वहां पर मीडियम सी रेनफॉल होती है जो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास प्राप्त होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। और उसके बाद 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश प्राप्त होती है। एक तो कोरोमंडल तट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वेस्टर्न घाट के रेन शैडो रीजन में और पैरेलल चले जाती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और दूसरा है ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात का कुछ भाग और पंजाब हरियाणा का कुछ भाग। इस हिस्से में बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत है जिसके जो रोक नहीं पाता है अरेबियन सी ब्रांच को, और अरब सागर की शाखा अरावली पर्वत के समानांतर गुजर जाती है। और तीसरा स्थान है लद्दाख का पठारी क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, नॉट पठारी, लद्दाख का क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र में वर्षा कम होने के पीछे कारण क्या है कि लद्दाख क्षेत्र जो है इसमें हिमालय पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, रेन शैडो रीजन में, इसलिए इस एरिया में भी बारिश कम होती है। पर इस रेनी सीजन में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पे भी कितनी बारिश होती है? 40 सेंटीमीटर से थोड़ी कम प्राप्त होती है वर्षा, बट फिर भी 30-40 के आसपास तो प्राप्त हो ही जाती है। तो ये जो है ये मानसून का वर्षा का वितरण है इस सीजन में, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, अब हम ये जो मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में जब आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो कभी, तो किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। इसमें जब लॉन्ग आंसर लिखना हो तो आपको एक बेसिक बताना है कि भारत की वर्षा ऋतु ITCZ भारत पर स्थापित होने के कारण बनती है। तापमान परिस्थितियां, इसमें एक डायग्राम बनाना है आइसोथर्म लाइन का। फिर ये भी लिखना है कि 5 से 8 डिग्री सेल्सियस वर्षा के बाद तापमान कम हो जाता है। दाब में आपको ITCZ का मेंशन करना है और समदाब रेखाओं का एक मैप बनाना है। विंड्स में आपको पूरा बताना है कि विंड्स ये आ कहां से रही है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ही इंडिया में घूमकर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें बनी हैं। फिर उसके बाद आपको रेनफॉल,
रेनफॉल में आपको ये वाला जो मैप है डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, ये बनाना है और ये लिखना है कि 2 शाखाओं से इतनी इतनी वर्षा प्राप्त होती है। और 2 शाखाएं कहाँ पे डिटेल से बतानी है, जब आपके स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाए कि मॉनसून पवनों की विभिन्न शाखाओं को सविस्तार बताइए या एक्सप्लेन कीजिए, तब आपको उनको डिटेल में समझाना है। अदरवाइज बस लॉन्ग आंसर जब हो उसमें तो शॉर्ट में ही बताना है, डिस्क्राइब करना है और बस ये वाला मैप जो है ये बनाना है और कंक्लूडिंग लाइंस आप 1-2 लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से इस सीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिस्क्राइब करना है। अब जो लास्ट सीजन बचता है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो है मॉनसून के निवर्तन की ऋतु, मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। मॉनसून लौट रहा है। जिस तरह से मॉनसून के आगमन की कुछ तिथियां थी, डेट्स थी, वैसे ही मॉनसून के निवर्तन की या रिट्रीटिंग की भी कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं। अब क्या डेट्स हैं वो देखिए। तो ये रिट्रीटिंग मॉनसून की जो डेट्स हैं ये है 1 सितंबर, 1 सितंबर, फिर ये है 15 सितंबर, ये है 1 अक्टूबर, फिर ये है 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर और फिर 15 दिसंबर और 1 जनवरी। तो आपको ये निवर्तन की जो डेट्स हैं इनका ये वाला जो मैप है ये बनाना है। इस सीजन में आपको टेम्परेचर, प्रेशर, बाकी किसी का मैप नहीं बनाना, सिर्फ ये वाला मैप याद रखना है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन सीजन है, ये एक संक्रमण ऋतु है जो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच की है। इसमें चीजें चेंज होती रहती हैं, हर चीज जो है, जैसे प्रेशर पहले कुछ और था, फिर सीजन के एंडिंग में कुछ और हो जाएगा। मतलब सीजन के स्टार्टिंग में लो प्रेशर होता है, एंडिंग में हाई प्रेशर बन जाता है। सीजन के स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई होता है और एंडिंग में टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ये जो है इसमें सब कुछ चेंज होता रहता है, संक्रमण ऋतु है, इसलिए इसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर का मैप नहीं बनेगा, सिर्फ ये निवर्तन का मैप बनेगा, मानसून के रिट्रीट होने का, पीछे हटने का जो मैप है ये बनेगा। अब ये सीजन बनता क्यों है और कौन से महीनों में बनता है, तो देखिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों के दौरान हमें ये निवर्तन की ऋतु देखने को मिलती है। और ये रिट्रीटिंग सीजन इसलिए बनता है क्योंकि ITCZ जो पहले भारत पर स्थित था, ये अब धीरे धीरे भारत से हट चुका है या हटने लगता है। तो ITCZ जो है ये दक्षिण की ओर गति करने लगता है, साउथवर्ड मूवमेंट करने लगता है। और जब ये ITCZ दक्षिण की ओर गति करने लगता है तब जाकर ये निवर्तन की ऋतु जो है वो भारत में बनती है। और ITCZ जब हटता है तो सभी चीजें धीरे धीरे भारत में चेंज होती रहती हैं। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर, अच्छा इस सीजन में बारिश धीरे धीरे उत्तर भारत में वर्षा होना बंद होती है, फिर धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी वर्षा होना बंद हो जाती है। तो इस सीजन के स्टार्टिंग में नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल बिल्कुल खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, और सीजन के एंडिंग तक ये जो ऋतु खत्म होती है, इसके अंत तक दक्षिण भारत में भी वर्षा होना ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है। अब इस सीजन में अगर हम टेम्परेचर कंडीशंस की बात करें, तापमान परिस्थितियों की, तो इस सीजन में क्योंकि वर्षा रुक जाती है एकदम से, इसी वजह से आपको याद होगा हमने मॉनसून सीजन में अभी देखा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की ऋतु में देखा कि वर्षा के बाद तापमान 5 से 8 डिग्री कम हो जाता है, सेल्सियस कम हो जाता है। तो वर्षा रुक जाने से क्या होगा, तापमान वापस से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो वर्षा के रुकने से इस ऋतु की शुरुआत में थोड़ा तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है उस समय अभी अभी भारत में, भारत के भूभागों पर, लैंड मासेस पर रेनफॉल हुई थी काफी बड़े एरिया में, इसीलिए भूमि में, लैंड में अभी भी नमी होती है। और नमी युक्त भूमि वाले क्षेत्र में, जैसे मॉइस्चर लेडन जो लैंड एरिया है, उस वाले एरिया में अगर टेम्परेचर हाई होगा एकदम से, तो तापमान बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है, और वाष्पीकरण बढ़ने की वजह से आर्द्रता जो है, नमी, वो बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है और नमी युक्त भूमि के कारण आर्द्रता भी बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ा है तो आर्द्रता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नमी युक्त भूमि है, तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। और इस सीजन में जो एकदम तापमान बढ़ता है और आर्द्रता भी बढ़ जाती है, उसके कारण अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का जो शुरुआती महीना है, उस दौरान बहुत ही तेज
धूप पड़ती है या तेज गर्मी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ आर्द्रता भी बढ़ जाती है। तो चिपचिपी कष्टकारी जो मौसम परिस्थितियां होती है उनका निर्माण होता है। जैसे उमस जो होती है जिसमें पसीना सूखता नहीं है, गर्मी लगती रहती है, वैसी स्थिति यहाँ पर अक्टूबर के स्टार्टिंग में बनती है। तो उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान के कारण चिपचिपी कष्टकारी मौसम परिस्थितियां बनती हैं। ऑप्रेसिव वेदर कंडीशंस जो हैं वो बनती हैं इस सीजन में, स्पेशली अक्टूबर में। ऑप्रेसिव वेदर, तो ऑप्रेसिव वेदर कंडीशंस या मौसम परिस्थितियां जब बनती हैं उसे कहा जाता है कार्तिक मास की ऊष्मा, अक्टूबर हीट कहा जाता है उसको। तो ये जो आर्द्रता और उच्च तापमान के कारण कष्टकारी मौसम परिस्थितियां हैं उसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहते हैं और इसे इंग्लिश में अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो ये अक्टूबर हीट का क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स में या 5 नंबर। तो अक्टूबर हीट या कार्तिक मास की ऊष्मा क्या होती है? मॉनसून के निवर्तन की ऋतु के दौरान अक्टूबर महीने के शुरुआती कुछ दिनों में अचानक से तापमान एवं आर्द्रता बढ़ती है, जिसके कारण चिपचिपी कष्टकारी मौसम परिस्थितियों का निर्माण होता है। उसी को कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्रेसिव वेदर कंडीशंस इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर मंथ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। और फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो ये टेम्परेचर बढ़ता है, पर अक्टूबर के अंत तक एंडिंग में धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है और नवंबर जो है मिड नवंबर या नवंबर के मध्य तक तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है। और जब तापमान कम हो जाता है नवंबर मध्य तक तो शीत ऋतु के लिए अनुकूल परिस्थितियां धीरे धीरे बन जाती है, क्योंकि ITCZ और सूर्य जो है सन वो धीरे धीरे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है, इसीलिए भारत में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो मध्य नवंबर के आसपास शीत ऋतु के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है। तो इस ऋतु में वर्षा ऋतु से शीत ऋतु के बीच में संक्रमण ऋतु है। वर्षा ऋतु में जो उच्च तापमान था वो धीरे धीरे निम्न तापमान में परिवर्तित होता है और शीत ऋतु के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है इस ऋतु के दौरान, इस सीजन के टाइम पर। तो ये टेम्परेचर कंडीशंस है जिसमें आपको ये बताना है कि शुरू में बढ़ा, अंत में कम हो गया, और जब बढ़ा तो ये कार्तिक मास की ऊष्मा कहलाया। तो ये इसके तापमान परिस्थितियां हैं इस सीजन की। अब प्रेशर कंडीशंस की अगर बात करें, दाब परिस्थितियां, तो इस सीजन के स्टार्टिंग में शुरुआत का जो महीने थे इस ऋतु के, उस दौरान तो भारत पर लो प्रेशर कंडीशंस थी, क्योंकि इससे ठीक पहले रेनी सीजन था इंडिया में और पहले ITCZ भी इंडिया में था। तो ये लो प्रेशर जो है धीरे धीरे इस लो प्रेशर के स्थान पर हाई प्रेशर इंडिया में स्थापित होने लगता है। तो इस सीजन के स्टार्टिंग में तो पूरे इंडिया पर लो प्रेशर था और फिर बाद में क्या होता है, इस सीजन के मिड टाइम में या इस ऋतु के मध्य भाग में उत्तर भारत जो है वहां पर तो हाई प्रेशर स्थापित हो जाता है और दक्षिण भारत में अभी भी लो प्रेशर होता है। तो धीरे धीरे जो है हाई प्रेशर कंडीशंस संपूर्ण भारत में स्थापित होंगी। तो पहले लो प्रेशर था इंडिया में स्टार्टिंग में इस सीजन के, फिर आधे भारत में हाई प्रेशर, आधे भारत में लो प्रेशर, और इस ऋतु के अंत तक, इस सीजन के एंडिंग फेज तक पूरे भारत के ऊपर हाई प्रेशर स्थापित हो जाएगा, ओवरऑल इंडिया के ऊपर। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि ITCZ जो है वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाने लगता है। आपको पता है ITCZ की जो स्थिति है, जून में तो ITCZ होता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर, और जैसे जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर धीरे धीरे ITCZ वापस दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि 23 सितंबर के आसपास विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर जाएगा ITCZ। तो 23 सितंबर के आसपास तो वो काफी नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर आप दाब परिस्थितियों को देखें तो आप अगर नॉर्मल हम जो कंडीशंस देखते हैं, आपको पता है ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखीय क्षेत्र 5 डिग्री तक होता है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। और विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी तो गर्म होता है, ट्रॉपिकल रीजन भी तो गर्म होता है, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल रीजन जो है वो 23.5 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक।
और उस ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर फिर सब ट्रॉपिकल आता है रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में ITCZ होता है। तो ITCZ और STHPB के बीच में, सब ट्रॉपिकल बेल्ट के बीच में क्या देखने को मिलता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, जो कि गर्म होता है। इसका मतलब केवल ITCZ के भारत से हट जाने पर, ओनली ITCZ इंडिया से रिमूव हो जाए, उससे लो प्रेशर इंडिया से हटता नहीं है। इंडिया से लो प्रेशर तब हटेगा जब पूरा ये ट्रॉपिकल जोन वाला एरिया जो है वो भी इंडिया से हटे, तब जाकर इंडिया से लो प्रेशर कंप्लीटली हटेगा। इसका मतलब ITCZ के ऊपर, मतलब ITCZ के ऊपर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक भी लो प्रेशर रहता है। तो लो प्रेशर केवल ITCZ से ही नहीं हटता है, ITCZ वाला तो लो प्रेशर है ही है, ITCZ के ऊपर 20 डिग्रियां भी जो भी है ना, वो वहां पर भी हमें लो प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है। तो अब होता क्या है, इंडिया से ITCZ जब हटा सितंबर के महीने में, तो ITCZ काफी नीचे उतर जाता है। मान लीजिए यहां पर आ गया है ITCZ, और फिर और आगे चला जाएगा कुछ समय बाद, सितंबर के एंडिंग टाइम में और नीचे चला जाएगा ITCZ मिड ऑफ सितंबर में। और जब ITCZ नीचे उतरता है तब ये अंडमान द्वीप समूह पे, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है, यहाँ पे काफी इंटेंस लो प्रेशर बनाता है। फिर कुछ समय बाद 23 सितंबर पे तो ITCZ कहाँ चले जाएगा? ITCZ 23 सितंबर पे 0 डिग्री पे चले जाएगा विषुवत रेखा पर। और जब 23 सितंबर के आसपास, 23 सितंबर के आसपास 0 डिग्री पर ITCZ होगा, तब भी संपूर्ण भारत पर लो प्रेशर कंडीशंस, संपूर्ण भारत पर हाई प्रेशर कंडीशंस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ITCZ के ऊपर वाला 20 डिग्री जो अक्षांशीय क्षेत्र है, ITCZ के ऊपर भी 20 डिग्री लैटिट्यूड्स तक तो आपको क्या देखने को मिलता है? लो प्रेशर ही देखने को मिलता है। इसलिए अभी भी इंडिया पर लो प्रेशर रहेगा। फिर ITCZ सितंबर के बाद क्या करेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो ये इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर बना ये और साउथ में जाएगा। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में गया ITCZ, अब इंडिया के केवल इतने से भाग पे लो प्रेशर है, बाकी पूरे इंडिया पे हाई प्रेशर है। फिर थोड़ा ITCZ और नीचे खिसकेगा, तब क्या होगा? ITCZ और नीचे खिसकेगा तो संपूर्ण भारत से लो प्रेशर हट जाएगा और ITCZ जो है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाएगा। तो जब ITCZ धीरे 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 नीचे जाता है, तब जाके इंडिया के ऊपर से लो प्रेशर हटना शुरू करता है और हाई प्रेशर इंडिया के ऊपर आना शुरू करता है। तो इस ऋतु में दाब परिस्थितियों की अगर हम बात करें, प्रेशर कंडीशंस की, तो प्रेशर कंडीशंस धीरे धीरे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की कंडीशंस बनती है, निम्न दाब से उच्च दाब की परिस्थितियां बनती हैं। और ये जो परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, दाब में परिवर्तन होता है, ये ITCZ के खिसकने के कारण होता है और भारत से सूर्य के हटने के कारण होता है। तो ये हो गई प्रेशर कंडीशंस। अब विंड्स की अगर बात करें, पवने, तो इस सीजन में कोई फिक्स्ड विंड्स जो है वो नहीं चलती, विंड्स भी ट्रांजिशन स्टेज में होती हैं। मतलब धीरे धीरे भारत पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें चला करती थी, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, उनके स्थान पर धीरे धीरे भारत में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें स्थापित होने लगती, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। तो इस सीजन के स्टार्टिंग में तो पूरे इंडिया पे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का प्रभाव रहता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स तो धीरे धीरे साउथ में जाने लगती है, नीचे खिसकने लगती है, और उनके स्थान पर ऊपर की तरफ उत्तर भारत में कौन प्रभावी होने लगती है? उत्तर पूर्वी मानसून पवनें। क्योंकि अब STHPB भी नीचे खिसक रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है, इंडिया के ऊपर आकर स्थापित होगा कुछ समय बाद। तो इसीलिए धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भारत से प्रभाव हटाती है और भारत पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। कौन सी पवनें? उत्तर पूर्वी मानसून पवनें। तो इस ऋतु के सीजन के मिड में हमें नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दोनों का ही थोड़ा थोड़ा प्रभाव इंडिया पे देखने को मिलता है। पर इस ऋतु के अंत में, इस सीजन के एंडिंग में, संपूर्ण भारत पर स्थापित हो जाती हैं उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स पूरे इंडिया पर आकर स्टैब्लिश हो जाती हैं, क्योंकि पूरे इंडिया पर बन चुका होता है हाई प्रेशर। तो विंड्स में भी इसमें ट्रांजिशन होता है, इस चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है। शुरुआत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भारत पर प्रभावी रहती है, उनके स्थान पर उत्तर पूर्वी मानसून पवनें धीरे धीरे भारत पर प्रभावी होने लगती हैं। तो ये विंड्स की कंडीशन है। रेनफॉल की अगर बात करें
तो धीरे धीरे ITCZ के भारत से हटने की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भी भारत से हटती हैं और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जैसे जैसे भारत से हटती हैं तो भारत में होने वाली वर्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो वैसे तो इस सीजन में भारत में होने वाली वर्षा समाप्त हो जाती है क्योंकि मानसून लौट जाता है, मानसून का निवर्तन हो जाता है, परंतु इस सीजन में चक्रवाती वर्षा प्राप्त होती है कुछ एक स्थानों पर। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। और ये कौन से साइक्लोन्स हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण कुछ एक क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त हो रही है। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये कब बनते हैं? ये अक्टूबर और नवंबर महीने में सबसे ज्यादा बनते हैं और इनका प्रभाव मोस्टली इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे रहता है, पूर्वी तट पे रहता है। तो देखिए इस सीजन में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उन पे काफी इंटेंस लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब बनता है, इसीलिए इन द्वीपों के कारण यहाँ पर चक्रवात बनते हैं इस सीजन में। और ये चक्रवात पूर्वा पवनों के प्रभाव के कारण आगे आते हैं और आकर टकराते हैं किससे? भारत के पूर्वी तट से, ईस्टर्न कोस्ट जो है उससे टकराते हैं। तो इस सीजन में वैसे तो संपूर्ण भारत में धीरे धीरे वर्षा होना समाप्त हो जाती है, पर चक्रवातों के कारण, साइक्लोन्स की वजह से पूर्वी तट पर काफी भारी वर्षा होती है इस ऋतु में। जैसे कि उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में और कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में या तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है वहां काफी भारी बारिश होती है चक्रवातों के कारण इस सीजन में। तो इंडिया में चक्रवात गर्मियों में नहीं बनते, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में नहीं बनते। कब बनते? अक्टूबर नवंबर में ज्यादा बनते। हालांकि अप्रैल और मई में भी कुछ एक छोटे मोटे चक्रवात, साइक्लोन्स फिर भी बन जाते हैं, पर ज्यादा नंबर ऑफ साइक्लोन्स हमें कब देखने को मिलते हैं? अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में। तो इस सीजन में हमने देखा कि हर एक चीज जो है वो चेंज हो रही है, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, विंड्स हो, चाहे रेनफॉल की कंडीशंस हो। टेम्परेचर में हमने देखा शुरू में तापमान उच्च होता है, अंत में तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर में हमने देखा शुरू में प्रेशर लो प्रेशर होता है इंडिया पर, धीरे धीरे उसके स्थान पर हाई प्रेशर आकर स्थापित होता है। विंड्स में हमने देखा शुरू में इंडिया पर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें होती है, इस ऋतु के अंत तक उत्तर पूर्वी मानसून पवनें भारत पर स्थापित हो जाती है। वर्षा में हमने देखा धीरे धीरे भारत में वर्षा होना समाप्त हो जाती है, पर पूर्वी तट पर चक्रवात के कारण वर्षा प्राप्त होती है। तो ये इस सीजन की मेन चीजें। इस सीजन में केवल आपको यही मैप ड्रॉ करना है, यही मैप याद रखना है। तो ये मैप जो है ये मॉनसून के निवर्तन को दर्शाता है, लौट रहा जो है मानसून इंडिया से जो लौट रहा है उसके बारे में बताता है, प्लस किस तरह से प्रेशर कंडीशंस, विंड्स वगैरह सब धीरे धीरे इंडिया से लौट रही है। उत्तर भारत में पहले हाई प्रेशर कंडीशन स्थापित होंगी और दक्षिण भारत में धीरे धीरे बाद में हाई प्रेशर कंडीशन स्थापित होती है। तो ये मॉनसून के निवर्तन की ऋतु हो गई। तो हमने चारों ऋतुएं जो हैं, सीजन्स, वो देख लिए। इसमें अगर लॉन्ग आंसर बनता है तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह में सबके लिए अलग अलग मैप नहीं बनाना, सिर्फ ये बनाना और टेम्परेचर वगैरह के बारे में सब कुछ लिखना है जो आपको समझ में आई ये चीजें उनसे रिलेटेड। तो ये हो गई हमारी सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जलवायु प्रदेशों को या क्लाइमेटिक रीजन्स को, और क्लाइमेटिक रीजन्स मेनली हम देखेंगे कोपेन के आधार पर। तो बाकी तब तक आप ये रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।